MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो ये भारत की बात है। उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूं आज की बड़ी खबर के साथ। त्योहार का मौसम है, एक तरफ मुहर्रम, दूसरी तरफ कांवड़। तो चुनाव से पहले बिहार में तनाव शुरू हो गया है। तस्वीर की शुरुआत करूंगा मैं आपको। मुहर्रम के मौके पर पहली तस्वीर सामने आई खमनेई की। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनेई इजराइल, ईरान और अमेरिका जंग के बाद पहली बार सामने आए हैं मुहर्रम के मौके पर। अब देखिए जरा किस तरह मुहर्रम मनाया जा रहा है। ईरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। जंग के बाद इजराइल और अमेरिका से जंग के बाद ईरान का मुहर्रम आप देखें। अब ईरान के बाद भारत की तस्वीर देखिए। उज्जैन में भारत में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है मुहर्रम के मौके पर। देख रहे हैं, बताया जा रहा है कि जुलूस रास्ता बदल रहा था, उस दौरान पुलिस ने रोका और उसके बाद लाठीचार्ज हुई है। आप देख रहे हैं, जुलूस बैरिकेड तोड़कर दूसरी तरफ जा रहा था। पुलिस यहां पर जाने से रोक रही थी, बैरिकेड लगाया गया था। रूट पहले से तय था, कहा जा रहा है कि रूट डाइवर्ट किया जा रहा था। उसके बाद पुलिस ने देखिए लाठियां चलानी शुरू की और लोगों को खदेड़ा है, जिससे तनाव ना बढ़े। दूसरी तस्वीर देखिए, कटिहार से, बिहार की कटिहार से तस्वीर आई। दो समुदायों में आपस में झड़प हो गई है, पत्थर चलने लगे एक दूसरे पर। देखिए गाड़ियां तोड़ रहे हैं, ये देखिए। गाड़ी वहां से हटा किसी का। आप देख रहे हैं, दो समुदाय आमने सामने, पत्थर चल रहे हैं, लाठियां चल रही हैं। बाइक जिसकी मिली उसकी बाइक तोड़ दी गई है। दोनों तरफ से लंबे वक्त तक ऐसे ही पत्थरबाजी चलती रही। घर तोड़ रहा है किसी का। अब बिहार की एक और तस्वीर देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में देखिए, लोग तलवार निकाल रहा है। मुहर्रम के जुलूस में अमूमन तलवारें होती हैं, साथ में प्रदर्शन के जुलूस के दौरान वही तलवारें चलने लगी, इस तरह का दावा है।
ये दो गुटों में झड़प की तस्वीर मुजफ्फरपुर से आई है। पुलिस ने यहां एक्शन लिया है। बिहार की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन इन लड़ाई और हिंसा के बीच एक और तस्वीर सामने आई जहां मुहर्रम का जुलूस राबड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। तो देखिए, राबड़ी देवी खुद निकल कर आई। ताजिया जुलूस में राबड़ी देवी ने भी हाथ जोड़े पूजा की। बहुत से लोग इसे चुनाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। बिहार में कुछ महीनों में ही चुनाव है और एक तस्वीर उसकी ये है। दूसरी तस्वीर देखिए, दूसरी तस्वीर पटना में सनातन का महाकुंभ हो रहा था, जिसमें खुद बाबा बागेश्वर मौजूद थे, रामभद्राचार्य मौजूद थे। जय हनुमान, जय परशुराम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय हनुमान। मंच पर आप देख रहे हैं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं, अश्विनी चौबे मौजूद हैं। तो चुनाव से पहले एक बड़ी गोलबंदी। एक और तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ मुहर्रम का जुलूस लालू यादव के घर पर पहुंचा, तो वहां देखिए लालू और राबड़ी के सामने जुलूस हो रहा था। आपको बैठे नजर आ रहे हैं सोफे पर और उनके ठीक बगल में राबड़ी देवी मौजूद है। लेकिन क्या लालू यादव की पॉलिटिक्स को, उनकी सियासत को काउंटर करने के लिए सनातन महासभा का आयोजन किया गया, भरोसा है कि जिस पर बाबा बागेश्वर, बीजेपी के नेता और साधु संत मौजूद थे। बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जीव प्रकट भई, बिहार की यह भूमि, बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जीव प्रकट भई, बिहार की यह भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। बिहार के पागलों, अब एक बात गांठ बांध लो, पूछो क्या हम सब हिंदू? किसी भी मूल्य पर हिंदू राष्ट्र तब बनेगा जब भारत में कम से कम 80% हिंदुओं की संख्या हो जाएगी। और 80% हिंदुओं की संख्या तब होगी जब अपने बिछड़े हुए लोगों को, अपने बटे हुए लोगों को, अपने से छटे हुए लोग हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। हिंदू विरोधियों को सत्ता नहीं सौंपेगा। अब तो सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। बिहार चुनाव में अब करीब 3 महीने का समय बचा है। उससे पहले बिहार का माहौल गरमाने लगा है। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ में देश के दिग्गज और संत और सियासतदान पहुंचे। क्या इससे लालू के जाति वाली समीकरण को झटका लगने वाला है? मंच में बिहार चुनाव से लेकर हिंदू राष्ट्र को लेकर हुंकार भरी गई। हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। ताजिया जुलूस के मौके पर लालू राबड़ी खास अंदाज में दिखे। राबड़ी ने पूजा की तो लालू जुलूस में कर्तव्य को निहारते दिखे। आइए सबसे पहले आपको बताऊं बिहार में कहां कहां बवाल हुआ है, क्यों बवाल हुआ है और आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले देखिए जरा, कटिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान मंदिर पर पथराव से बवाल मचा है। शरारती तत्वों ने मोहल्ले के घरों पर पत्थरबाजी की है। डीएम एसपी समेत मौके पर भारी संख्या में पुलिस मौजूद है।
मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया गया है और डीएम ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह मुजफ्फरपुर की तस्वीर देख रहे हैं। ताजिया जुलूस के दौरान मुजफ्फरपुर में भी झड़प हुई। विवाद के बाद 2 गुटों में पथराव और मारपीट हुई। मुहर्रम के दौरान हिंसक झड़प में 2 लोग घायल हुए। घटना की खबर मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया और भारी संख्या में पुलिस दल को मौके पर भेजा गया है और गौरीहार गांव में कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है। ये मुहर्रम पर हिंसा हुई। दूसरी तरफ बिहार में सनातन सभा हो रही थी। सनातन सभा में नेता थे और धर्मगुरु मौजूद थे। देखिए जरा इस सनातन सभा का क्या मकसद है। बिहार में चुनाव से पहले सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। पटना में सनातन महाकुंभ में कई दिग्गज शामिल हुए और इस महाकुंभ में देश के जाने माने संत भी पहुंचे। सनातन महाकुंभ में बाबा बागेश्वर शामिल हुए। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इसका आयोजन कराया। परशुराम जन्म महोत्सव के समापन के मौके पर यह कार्यक्रम हुआ। बाबा बागेश्वर ने कहा, हम यहां राजनीति के चक्कर में नहीं आए। पटना में हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए हैं, हम रामनीति के चक्कर में आए। हम हिंदुओं को जोड़कर रहेंगे। जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना है। कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, हम देश को भगवाए हिंद बनाना चाहते हैं। सत्ता अब हिंदू विरोधी के हाथ में कभी नहीं जाएगी। हिंदू को जो बांटना चाहेगा वो खुद ही कट जाएगा और भारत अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो बिहार से शुरुआत होगी। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। रामभद्राचार्य भी मौजूद थे, उन्होंने भी महाकुंभ, सनातन महाकुंभ को संबोधित किया। बिहार चुनाव को लेकर रामभद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। बिहार हिंदुओं को सत्ता नहीं सौंपेगा, सत्ता उसी को मिलेगी जो हिंदुत्व के लिए संघर्ष करेगा। बिहार का अगला चुनाव निर्णायक होगा। चारा घोटाले को लेकर लालू पर निशाना साधा। भारत उस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा जब देश में 80% आबादी हिंदुओं की होगी। जाति जनगणना का रामभद्राचार्य ने विरोध किया है। ये रामभद्राचार्य का बयान था और माना जा रहा है इस सनातन महासभा का मकसद और मायने क्या लालू यादव की जो जाति वाली सियासत है उसकी काट है, क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं। सुनिए जरा। जातिवाद की लड़ाई चल रही, हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो, चारों समान होंगे कि नहीं? हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। हम राम के हैं, हम सनातन के हैं, हम सत्य के हैं, हम संतों के हैं। संतों की हम पर कृपा बनी रहे, लेकिन जब तक रुकेंगे नहीं, जब तक झुकेंगे नहीं, चाहे जितना विरोध कर लो हमारा, कितनी भी गालियां बक लो, कितने भी नारेबाजी कर लो, हम हिंदुओं को जोड़ करके रहेंगे। चुनाव के पहले नहीं, चुनाव के बाद, ताकि लोगों को ये ना लगे कि हम राजनीति में आ रहे। चुनाव के बाद बिहार में भी पदयात्रा करेंगे। हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए या नहीं? तो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। सब लोग चलना। वो भले मुझे शत्रु माने पर उनको मैं मित्र कहता हूँ। उन्होंने कहा था, अरे अब तो कथावाचकों को भी पद्म विभूषण मिलने लगा। क्या अपराध किया हमने और क्या नहीं किया है तुमने? तुम तो खाते खाते
पशु का चारा भी यार खा गए। और हमने क्या किया, क्या खाया बताओ। अब सोचिए, इसी सनातन महासभा में उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या हुई थी, उनका परिवार भी पहुंचा था। उनके सुपुत्र को देख रहे हैं, कन्हैयालाल के सुपुत्र इसी सनातन महासभा के मंच पर थे। इनके पिता की हत्या पर फिल्म बनी है उदयपुर फाइल्स। उसका विरोध शुरू हो गया है, जिसके बाद उनके सुपुत्र इस मंच पर पहुंचे थे मदद के लिए, साथ के लिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, कन्हैयालाल की हत्या उदयपुर में हुई थी। उसके बाद पूरे देश में दहशत थी। इस हत्याकांड के बाद सर तन से जुदा वाला हत्याकांड, अगली तस्वीर देखिए। उसके बाद हत्यारों ने देखिए वीडियो बनाया था, हाथ में चाकू लेकर वीडियो बनाया था। इसी हत्याकांड पर फिल्म बन रही। फिल्म दिखाऊं मैं आपको, अगली तस्वीर देखिए। यह वो फिल्म 11 जुलाई को रिलीज होनी है, उदयपुर फाइल्स इसका नाम है। कन्हैयालाल टेलर मर्डर मामले पर यह फिल्म बनी है। इसका विरोध भी शुरू हुआ, अगली तस्वीर देखिए। खुद अरशद मदनी इसका विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए बाकायदा फतवा जारी किया गया है, इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए। क्या विरोध है, किस बात पर विरोध कर रहे हैं अरशद मदनी, यह मैं आपको बताता हूं। यह है फिल्म का पोस्टर, उदयपुर फाइल्स। कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी इस फिल्म पर विवाद है। मुस्लिम संगठनों ने प्रतिबंध की मांग की है। मौलाना अरशद मदनी ने इसका विरोध किया, कहा फिल्म के खिलाफ हाईकोर्ट जमीयत पहुंच गया है। जमीयत ने फिल्म को नफरत फैलाने वाला कहा है, मुसलमानों के खिलाफ साजिश की बात कही है। सेंसर बोर्ड को सांप्रदायिक शक्तियों की कठपुतली बताया है। 28 जून 2022 को कन्हैयालाल की दरअसल हत्या हुई। राजस्थान के उदयपुर में उनकी हत्या की गई थी। हत्यारों ने कन्हैयालाल का गला काटा था और गला काटने के बाद इसका वीडियो बनाया था। रियाज और गौस मोहम्मद पर आरोप लगे थे। उदयपुर में दर्जी का काम करते थे कन्हैया के बेटे ने इंसाफ के लिए चप्पल पहनना छोड़ दिया। 3 साल से इंसाफ का इंतजार कर रहा है परिवार। मुस्लिम संगठनों के विरोध के बाद परिवार सनातन महाकुंभ पहुंचा और जमीयत के बयान पर कन्हैया के बेटे ने कहा, क्या देश जमीयत के फतवे से चलेगा? पहले मेरे पिता के खिलाफ फतवा जारी किया गया था, अब फिल्म के खिलाफ फतवा जारी किया जा रहा है। सुनिए जरा इस फिल्म पर क्या कुछ कह रहे हैं मौलाना साजिद रशीदी और कन्हैयालाल के सुपुत्र। हमारी जो मूवी आ रही है 11 जुलाई का उदयपुर फाइल्स, उसके खिलाफ देवबंद से कोई फतवा जारी हुआ है और मतलब कब तक चलेंगे ये फतवे? पहले जो फतवा लगा था 28 जून को मेरे पिताजी के खिलाफ लगा था, उसका नतीजा हम देख चुके हैं क्या हुआ मेरे पिताजी के साथ। उसके बाद आज ये मूवी आ रही है, इसके खिलाफ फतवा लग चुका है। तो क्या मतलब देश मतलब संविधान से नहीं इन फतवों से ही चलेगा क्या? और कब तक ऐसा चलता रहेगा? तो कहीं ना कहीं ये फतवे जो है वो देश के संविधान के खिलाफ ही है। हम उदयपुर फाइल का भी बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं 11 जुलाई के लिए। फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर देखा जो 2 मिनट 53 सेकंड का है। उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात के बारे में जिस तरह से अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है वो निंदनीय है, अफसोसनाक है। देवबंद को भी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का अड्डा बताने की कोशिश की गई है और जो दारुल देवबंद से उलमा जुड़े हुए हैं उनको भी अपशब्द, उनको भी बुरा भला कहने की बात कही है। अफसोस ये है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को पास कैसे कर दिया, जबकि इसमें एक तबके को जानबूझकर निशाना बनाकर उनकी तौहीन और उन पर लांछन लगाने की कोशिश की है। तो त्योहार का सीजन है, तनाव ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए यूपी पुलिस ने भी देखिए क्या तैयारी की है। ये उत्तर प्रदेश की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मुरादाबाद में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख रहे हैं लगातार किसी न किसी चीज को लेकर तनाव बढ़ता जा रहा है, इसलिए पुलिस ने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। और यूपी में देखिए आज तस्वीर सामने आई, यूपी के कुशीनगर में भी मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंसा हो गई। 2 पक्षों में एक दूसरे का कॉलर पकड़ लिया और मारपीट शुरू हो गई।
अब आपको बताऊं कि यूपी पुलिस की भी नजर है, क्योंकि मुहर्रम का जुलूस और दूसरी तरफ कांवड़ की शुरुआत हो रही है, तो बाकायदा बहुत सख्त गाइडलाइन जारी की गई है। योगी आदित्यनाथ की तरफ से साफ निर्देश दिए गए हैं पुलिस को क्या करना है और क्या नहीं करने देना है लोगों को। सबसे पहले बात मुहर्रम की। मुहर्रम को लेकर शहर शहर अलर्ट है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में पुलिस सतर्क है। ताजिए की ऊंचाई 10 फीट से ज्यादा ना हो। डीजे ढोल की आवाज की सीमा निर्धारित है। नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई होगी। जुलूस के दौरान अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होगा। अराजक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जुलूस के लिए यूपी पुलिस ने हजारों जवान तैनात किए हैं। जुलूस के साथ यूपी पुलिस के नोडल ऑफिसर की भी तैनाती है। निगरानी के लिए 12,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। जुलूस पर ड्रोन कैमरों से भी निगरानी हो रही है। दूसरी तरफ कांवड़ को लेकर 11 जुलाई से सावन का पवित्र महीना शुरू होगा। इस दिन से ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर योगी सरकार के सख्त निर्देश हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर मीट दुकानें बंद रखने के आदेश हैं। कांवड़ यात्रा मार्ग पर शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। सभी विक्रेता अपने नाम, पते और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करेंगे। कांवड़ रूट पर प्रतिबंधित जानवरों का प्रवेश रोका जाए। खाद्य वस्तुओं की कीमतें तय की जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं से मनमानी वसूली ना हो सके। साजिद रशीदी का कहना है, जिन लोगों की दुकानें बंद की जा रही हैं, सरकार को उन्हें भत्ता देना चाहिए जब तक दुकानें बंद रहेंगी। सुनिए। दुकानदार हैं, ये रोजाना रोजी रोटी कमाते हैं अपनी। अगर एक महीने के लिए किसी की दुकान बंद हो जाए, उसके बच्चों की फीस का क्या होगा, उसके घर के खर्चे का क्या होगा, उसकी दुकान के किराए का क्या होगा, मकान के किराए का क्या होगा उसका। तो मैंने एक सुझाव दिया है सरकार को कि मेरी तरफ से ये सुझाव है कि अगर आप मीट की दुकानें बंद कराना चाहते हैं, कराइए। होटल ढाबे बंद कराना चाहते हैं, कराइए, हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको कंपनसेशन दे दीजिए। 5,000 रुपये रोजाना दे दीजिए उनको, ताकि उनका लालन पोषण हो जाए। या 5 छोड़िए 3 दे दीजिए, 5 को छोड़िए आप 3 दे दीजिए। उनकी बच्चों की फीस है, उनका लालन पोषण है, दुकान मकान का किराया है, उनके अपने अखराजात हैं, कहाँ से पूरे करेंगे वो? ये भी तो सोचना सरकार का दायित्व है। ये तो सरकार का कार्य है, सरकार उसके अनुसार थोड़े चलेगी। उसी से पूछ ले तो खाता पीता है, तो कितने गरीब मुसलमानों को धन के द्वारा सहयोग कर देगा। सरकार को बता रहे, सरकार उसके बाप की है, सरकार अपने हिसाब से चलेगी, क्या करेगी। तो पुलिस सतर्क है। और एक तस्वीर और आपको दिखाऊं, संभल की तस्वीर देख रहे हैं। संभल में भी मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है। मुहर्रम का ताल्लुक किस चीज से है, मुहर्रम आखिर क्यों मनाया जाता है, बहुत कम लोग जानते हैं। जब इस खबर की बात हो रही है तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर मुहर्रम का ताल्लुक किससे है, मुहर्रम क्यों मनाया जाता है। दरअसल इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। दुनिया भर के शिया मुस्लिम मुहर्रम मनाते हैं। इराक के करबला में 72 लोग शहीद हुए थे। इमाम हुसैन और उनके साथियों को मार दिया गया था। इमाम हुसैन पैगंबर मोहम्मद के नाती थे। 10 अक्टूबर 680 को करबला में यह अनोखी लड़ाई हुई। कहा जाता है भूखे प्यासे 72 लोगों ने इस्लाम को बचा लिया था। तब इस्लाम में खिलाफत यानी खलीफा का राज हुआ करता था। यह खलीफा पूरी दुनिया के मुसलमानों का प्रमुख नेता होता था। सीरिया के गवर्नर यजीद ने खुद को खलीफा घोषित कर दिया था। उस वक्त इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। तब खलीफा ने इमाम हुसैन का सर कलम करने को कहा था। 3 दिन तक इन 72 लोगों को पानी की एक बूंद नहीं दी गई थी। इस तरह एक एक कर सभी 72 लोग शहीद हो गए थे। इसमें इमाम हुसैन का 6 महीने का बच्चा अली असगर भी था और आखिर में इमाम हुसैन और 6 महीने का बच्चा बचा था। इमाम हुसैन बच्चे को लेकर जालिमों के पास गए। जालिमों से प्यासे बच्चे को पानी पिलाने को कहा, लेकिन खलीफा के लोगों ने बच्चे को बेरहमी से मार दिया। इसके बाद इमाम हुसैन की भी हत्या कर दी गई और इमाम हुसैन की शहादत की याद में इसे मनाते हैं। मुहर्रम का महीना इस्लामी साल का पहला महीना होता है। हिजरी सन की शुरुआत इसी महीने से होती है। यह है मुहर्रम का ताल्लुक। लेकिन मुहर्रम पर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सुनिए जरा मुरादाबाद और संभल के डीएम क्या कह रहे हैं। हम लोगों ने पूरे रूट का भ्रमण कर लिया है, शहर में भी और अन्य जो कस्बे जहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं उसको हम लोगों ने विजिट कर लिया है। लगातार वहाँ पे सफाई व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही साथ लोगों के साथ पीस कमेटी की बैठकें भी हुई, जिसमें उन्हें ताजिए की हाइट को लेके, उसके बाद बच्चों के जुलूस में किस प्रकार से सम्मिलित किया जाना है, पारंपरिक रूट को रखा जाए, आयोजन पारंपरिक रखा जाए, इन सब के संबंध में उन्हें बहुत स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमने
ग्राम स्तर से लेकर मोहल्ला स्तर और जनपद स्तर तक शांति समिति की विभिन्न बैठकें कर ली हैं, जिसमें सभी पक्षों के लोगों को बुलाया और सभी से वार्ता भी की गई। प्रत्येक स्थान पे हमने मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की है, उसके साथ हमारे पुलिस अधिकारीगण भी हैं और जो भी जुलूस निकलेगा, चाहे मुहर्रम का हो चाहे कावड़ यात्रा हो, सभी बॉक्स फॉर्मेट में निकलेंगे, जिसमें लेफ्ट राइट दाएं और बाएं, वो आगे और पीछे चारों ओर पुलिसकर्मी हमारे रहेंगे। इनकी ड्रोन से निगरानी भी हम निरंतर कर रहे हैं। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, पाकिस्तान खौफजदा है, डरा है, सहमा है। मसूद हाफिज को क्या पाकिस्तान सौंपने वाला है भारत को? ऑपरेशन सिंदूर का खौफ। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील पहुंचे। ये वो तस्वीरें, ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री ब्राजील पहुंचे। अब देखिए जरा, प्रधानमंत्री जब पहुंचे तो ऑपरेशन सिंदूर की धुन से स्वागत किया गया या वही सुनाई दिया जो प्रधानमंत्री की चारों तरफ ऑपरेशन सिंदूर ही नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी बात यह हुई कि बिलावल भुट्टो एक इंटरव्यू में कह रहे हैं कि वो हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने को तैयार हैं। पिछले दिनों मसूद अजहर के साथ साथ हाफिज सईद की एक तस्वीर आई थी, ये देख रहे हैं। ये कहा गया कि हाफिज सईद बीमार है और हाफिज सईद इस कदर और इस हद तक बीमार है कि उसकी जान जा सकती है। से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर तू पानी बंद करेगा, इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। भारत ने जब से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की ठुकराई की है, तभी से पाकिस्तान की सेना और नेताओं की बोली एकदम बदल गई है। छाती ठोक ठोक कर भारत को हमले की धमकी देने वाला पाकिस्तान अब भारत के मोस्ट वांटेड हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने को तैयार हो गया है। पाकिस्तान में भारत की मिसाइल तबाही के बाद शहबाज से लेकर मुनीर तक के सुर बदल गए हैं। अब पाकिस्तानी सरकार में शहबाज के साथी बिलावल ने हाफिज को सौंप देने का ऐलान कर दिया है। अब सोचिए जरा, सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ है? सबसे ज्यादा परेशान हो गया हाफिज सईद का बेटा, जब पता चला कि बिलावल भुट्टो उनके देश की सरकार का मंत्री कह रहा है हाफिज को दे दूंगा। ये पीछे जो आप देख रहे हैं हाफिज के, ये हाफिज का बेटा तलहा सईद है। बिलावल भुट्टो ने हाफिज और मसूद को सौंपने का दावा किया। उन्होंने विदेशी मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें बयान दिया, कहा कि पाक आतंकी हाफिज को सौंपने के लिए तैयार है। पाक व्यापक वार्ता चाहता है जिसमें आतंक का मुद्दा शामिल है। अगर भारत प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो तो किसी भी संबंधित व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने में बाधा नहीं है। मसूद अजहर के बारे में अगर भारत सरकार हमें जानकारी दे तो हम उसको भी गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमें लगता है कि मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, ये बिलावल कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान का पूरी तरह से विरोध किया है तलहा सईद ने। कहा, मेरे पिता हाफिज सईद ने पाक की सेवा और सुरक्षा की है, उनकी कोई भी कार्रवाई पाक के विरोध में नहीं रही है। बिलावल के इस बयान से पाकिस्तान का दिल दुखा है। मेरे पिता के हक में पाकिस्तानी अदालतें फैसला देती रहीं। मेरे पिता के हक में पाकिस्तानी अदालतों के ऑर्डर आए, लेकिन हमारे सियासी लोग दुश्मन की ही भाषा बोलते हैं। वो किसी भी पाकिस्तानी को भारत को सौंपने को तैयार है। हम और हमारी कौम विरोध करते हैं, ये हमारा हक है। सुनिए जरा, तलहा सईद को ये बात गले नहीं उतर रही है, क्या कह रहे हैं। बिलावल ने जो बातें की, भारतीय सहाफ़ी के सवालात के जो जवाबात दिए, हकीकत में वो जवाब बनते नहीं थे, जिससे हम सब की, पूरी पाकिस्तानी कौम की दिल आज़ारी हुई है। इस पर हम उसके इस बयानात की भरपूर मजम्मत करते हैं। मेरे वालिद मोहतरम हाफिज़ मोहम्मद सईद हफ़िज़हुल्लाह का किरदार पाकिस्तान की खिदमत, हिफाजत और दिफा के हवाले से हमेशा रहा है। बिलावल को तो ये चाहिए था कि वो यहाँ मोदी की दहशतगर्दी को वादे करता, हिंदुस्तान की दहशतगर्दी को वादे करता,
आपने ये नहीं देखा कि मोदी ने चंद दिन कबल मीडिया पे आके पाकिस्तानी नौजवानों को गोलियां मारने की धमकियां दी? दुनिया के अंदर जितने भी मुल्क हैं वो अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर क्या कुछ नहीं करते, लेकिन आज हमारे सियासतदान उनके मुंह में जुबान दुश्मनों की हो और वो किसी भी पाकिस्तानी को दुश्मन के यानी हिंदुस्तान के हवाले करने की ऑफर्स करते फिरें। चे जाए कि पाकिस्तान की एक मोतबर शख्सियत मेरे वालिद मोहतरम हाफिज मोहम्मद सईद हफिज़हुल्लाह के बारे में ये अंदाज और ये बातें इख्तियार की जाएं। तो तला सईद डरे हुए हैं और भारत का ये डर अच्छा है, कम से कम आतंकियों के दिलो दिमाग में। क्या हाफिज सईद को पाकिस्तान सौंप देगा? मैं आपको हाफिज सईद की लोकेशन दिखाने जा रहा हूं। हाफिज सईद कहां हो सकता है? ये तो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, गूगल अर्थ के जरिए मैं आपको सीधे लोकेशन पर ले सकता हूं। ये है हाफिज सईद का घर। दावा है लाहौर में यहां हाफिज सईद का घर है। पाकिस्तान बेशक लाख झूठ बोलता रहे, ये हाफिज सईद की एक लोकेशन है। दूसरी लोकेशन मैं आपको बताऊं, हाफिज सईद को जेल में बंद करने का दावा किया जाता है। तो दूसरी लोकेशन देखिए, यह है कोट लखपत जेल। हाफिज सईद इस कोट लखपत जेल में बंद है। जेल में है या पाकिस्तान ने उसे यहां से हटा दिया है, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। तो ये दो लोकेशन जहां हाफिज सईद हो सकता है। अब है एक और तीसरी लोकेशन जहां हाफिज सईद तक पहुंचा जा सकता है। भारत से कितनी दूरी पर है ये लोकेशन देखिए। ये अटारी, अटारी बागा बॉर्डर, भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर है। अटारी बागा ग्रैंड ट्रंक रोड से जब आप आगे जाएंगे तो अलग अलग लोकेशन आएगा। देखिए हाफिज जहां बंद है और हाफिज के घर की दूरी है 5 किलोमीटर और हाफिज के जेल से भारत के अटारी की दूरी है 42 किलोमीटर, यानी भारत से 42 किलोमीटर दूर है हाफिज सईद। तो आइए अब हाफिज सईद और मसूद अजहर किन किन लोकेशंस पर हो सकते हैं? बिलावल कह रहे हैं हमें पता नहीं है कहां है, बता दो कहां है तो हम ढूंढ के दे देते हैं। तो देखिए हम बताते हैं कहां है। बिलावल ने कहा मसूद अजहर अफगानिस्तान में हो सकता है, यानी इस लोकेशन पर। उसे प्लेन हाईजैक में यात्रियों के बदले छोड़ा गया था। 1999 में यह हाईजैक प्लेन अफगानिस्तान में ही उतरा था। हालांकि अब अफगानिस्तान पाक के रिश्ते बहुत अलग हैं। मसूद अजहर के पाकिस्तान में होने की ही संभावना है। बहावलपुर, पाकिस्तान का बहावलपुर मसूद अजहर की लोकेशन यहां हो सकती है। मरकज सुभान अल्लाह जैश मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, यहीं भारत ने अटैक किया था। हमले में मसूद के परिवार के 10 लोग यहीं मारे गए। दावा किया जाता है कि यहीं पर मसूद का घर भी मौजूद है। इस्लामाबाद, इस्लामाबाद में मसूद हाफिज दोनों के होने की संभावना है। यहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हेडक्वार्टर है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकी आकाओं को शिफ्ट किया गया था। हाफिज को जेल से निकालकर ISI हेडक्वार्टर ले जाने की भी बातें कही गई थी। ISI हेडक्वार्टर सुरक्षित होने से मसूद की लोकेशन ये भी हो सकती है। एक और ठिकाना है रावलपिंडी, पाकिस्तानी सेना का मुख्यालय यहां है। ISI का था, दूसरी जगह मैंने आपको बताया रावलपिंडी में सेना का मुख्यालय। यहां पर मौजूद मसूद और हाफिज सईद को रखा जा सकता है, और क्योंकि दोनों के लिए पाक में सेना मुख्यालय सबसे सुरक्षित है। लाहौर एक और जगह, आतंकी हाफिज सईद की लोकेशन लाहौर हो सकती है। दिखावे के लिए हाफिज को लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद किया गया है। हालांकि यह उसके लिए लश्कर का ऑफिस सेफ हाउस है, यहां से बिना रोक टोक वो तमाम गतिविधि करता है। एक और अगली जगह है जौहर टाउन। लाहौर के जौहर टाउन में हाफिज का आलीशान घर है। अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक उसके घर का नंबर 116E है। परिवार के साथ हाफिज सईद अपने घर पर हो सकता है। जौहर टाउन का ये घर हाफिज की लोकेशन हो सकती है। आइए अब आपको बताऊं, लेकिन क्या जो बात बिलावल कह रहे हैं कि वो भारत को सौंप देंगे हाफिज सईद, क्या ये संभव है? क्या ये मुमकिन है? एक दोनों कटघरों में हाफिज सईद और मसूद अजहर को आप देख रहे हैं। मसूद और हाफिज भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी हैं। भारत लगातार पाकिस्तान से इनके प्रत्यर्पण की मांग करता रहा है। 2023 में आधिकारिक तौर पर विदेश मंत्रालय ने यह मांग रखी। पाकिस्तान से हाफिज सईद को सौंपने के लिए कहा गया, क्योंकि हाफिज आधिकारिक तौर पर पाक की जेल में मौजूद है, जबकि मसूद पर पाक मानता ही नहीं कि वो पाकिस्तान में है। हाफिज सईद पर भी पाक हमेशा सबूतों का खेल खेलता रहा है। पाक कहता रहा है कि हाफिज के खिलाफ भारत ने कभी सबूत नहीं दिए। हालांकि 26/11 से अब तक भारत कई डोजियर पाकिस्तान को दे चुका है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने भारत के सबूतों को नकार दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण संधि नहीं है।
इसलिए भारत हाफिज मसूद को सौंपने का दबाव नहीं बना सकता है। प्रत्यर्पण संधि दो देशों के बीच आरोपियों को सौंपने का एक समझौता है। अगर किसी देश का अपराधी दूसरे देश में शरण ले लेता है तो प्रत्यर्पण संधि वाले देश अपराधियों को सौंपने के लिए बाध्य होते हैं। इसी संधि के तहत तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया। तहव्वुर राणा 26/11 हमले में हाफिज सईद के साथ ही आरोपी है। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी जैसे 47 देशों के साथ भारत की यह प्रत्यर्पण संधि है। सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि बिलावल भुट्टो ने जो बात एक इंटरव्यू में कही कि भारत अगर कहे तो वो हाफिज और मसूद को सौंप देगा, इसके पीछे क्या मायने? बिलावल सिवाय एक कार्टूनिस्ट के और कहीं किसी तरह की वैल्यू नहीं हो सकती है। किस पीस की बात कर रहे हैं? ये वही वाली पीस है ना कि अगर पानी नहीं बहा तो खून बहेगा। कौन सा वाला खून बहेगा? अब आपका खून सूख रहा है, आपको दिख रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर चलता चला जाएगा। ये जो खौफ आपके तरफ से बोल रही है, ये अपनी जान बचाने की जो थ्रेट आपको दिख रही है, वो सबसे बड़ी बात है आज की तारीख में। और बिलावल, तुम होते कौन हो उस कंट्री को रिप्रेजेंट करने वाले? मुनीर अब आपको छोड़ देगा? आपको लग रहा है कि मसूद की जो फैमिली है या जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं या मसूद खुद है वो आपको छोड़ देगा? आप तो आज अपना स्टैंड भी बदलने के लिए तैयार है। आपके खिलाफ मसूद के बेटे ने ऑलरेडी स्टेटमेंट दे दी है। आपकी काउंटडाउन शुरू हो गई है। अब आप देखिए आप क्या करना चाहेंगे। एज फार एज भारत इज कंसर्न, आपसे बात करेगा, जरूर करेगा, बट सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद पर करेगा। तो एक्सपर्ट्स मानते हैं बिलावल ने खुद अपने चेहरे को बचाने के लिए ये बातें इंटरव्यू के दौरान कही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का खौफ जरूर है पाकिस्तान में, जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त मौजूद हैं ब्राजील में। ये तस्वीर पीएम मोदी जब पहुंचे तो देखिए भारतीयों ने स्वागत किया, भारतीय बच्चे ने उन्हें भजन भी सुनाया। देखिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत संगीत के साथ हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं उस वक्त की तस्वीर है रियो डी जेनेरियो। ब्राजील पहुंचने का मकसद है ब्रिक्स समिट। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी पहुंचे और बीच में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। पीछे लिखा है ब्रिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दुनिया के दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी मौजूद हैं। इसमें पुतिन और जिनपिंग। तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं उससे पहले देखिए जरा कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं और ब्रिक्स में पहुंचने का मतलब और मायने क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वीं बार इस समिट का हिस्सा होंगे, जिसमें आतंकवाद के खिलाफ अपनी बात मजबूती से रख सकते हैं। चीन की एससीओ बैठक में आतंकवाद के मुद्दे को दरकिनार कर दिया गया था, आपको याद होगा, जिसके बाद बैठक में गए राजनाथ सिंह ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स देशों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का ब्राजील दौरा 3 दिन का है। ब्राजील ने उन्हें मुख्य अतिथि का सम्मान दिया है, जिसके कारण वो राजधानी ब्रासीलिया में भी जाएंगे, जहां राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा के साथ बैठक भी करेंगे। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने उन्हें स्पेशल डिनर भी दिया है। अब देखिए ब्रिक्स क्या है। 11 देशों का एक बड़ा समूह है ब्रिक्स, जिसमें दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश हैं। इनमें भारत के अलावा ब्राजील, रूस और चीन जैसे देश भी हैं। दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई भी शामिल हैं। सऊदी अरब और इंडोनेशिया भी ब्रिक्स में शामिल हैं। सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ाना मकसद है। राजनीतिक सामाजिक सहयोग पर भी जोर है। शुरुआत में केवल इसमें 4 देश शामिल थे, इसलिए इसे ब्रिक कहा जाता था। बी का मतलब ब्राजील और आर का मतलब रूस शामिल था, रशिया, आई का मतलब इंडिया से था और सी मतलब चाइना शामिल था। बाद में साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया तो हो गया ब्रिक्स। एस और ऐड हो गया है और नाम बदलकर ब्रिक्स रख दिया गया इसका नाम। आइए अब आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स पहुंचे, वहां जो भारतीय मौजूद थे वो क्या कह रहे हैं। वेलकम मोदी जी, एंड आप और 15 इयर्स इंडिया को ऐसे ही प्रोग्रेस करें। वंदे मातरम, जय हिंद। जिस तरह वो बोलते हैं भारत माता की जय,
तो मैं उस चीज़ को इमेजिन करके कैसे वो भारत माता की पूजा करते हैं एंड हमें वो फील कराते हैं कि वो लड़कियों की कितनी इज्जत करते हैं, उनको ग्रैंड फील हो, इसलिए इस बार मैंने उनके लिए ग्रैंड पेंटिंग बनाई है। बता नहीं सकती मैं, आज मेरी खुशी 100 गुना बढ़ गई है। मैं बहुत खुश हूँ। हम सब बहुत ही उत्साहित है। हम चाहते हैं कि ब्राजील और इंडिया का जो रिलेशनशिप है वो और मजबूत हो। मैं बहुत ही खुश हूँ। जो इंडिया में रहते थे उनके पास भी अपॉर्चुनिटी है जो मुझे मिली है इस बार। बहुत ज़्यादा उत्साहित है और हमारे प्रधानमंत्री जी भारत के और दुनिया के वन ऑफ द टॉप लीडर्स में से एक आते हैं। योग, इंडियन संस्कृति, इकोनॉमी इतना बढ़ा रहे हैं ना, उसमें हम लोग बहुत बहुत उत्साहित है। पीएम मोदी ब्रिक्स में है, वहां से वापस आएंगे तो एक बड़ी चीज होने वाली है। बीजेपी का बॉस कौन होगा बीजेपी का अध्यक्ष? जेपी नड्डा साहब लंबे वक्त से बीजेपी के अध्यक्ष हैं। बहुत से चेहरों को लेकर कयास और अटकलें हो रही हैं। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, इस लिस्ट में बहुत से नाम हैं, लेकिन कौन होगा रेस में विनर, यह अभी कोई नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार है। देखिए जरा रेस में कौन कौन है, कौन आगे है और कौन पीछे है। बीजेपी में जल्द राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान हो सकता है और पार्टी आलाकमान अध्यक्षों के नाम पर गहन मंथन कर रही है। संकेत यह है कि आलाकमान ने नए अध्यक्ष का नाम तय कर रखा है। प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद नाम का ऐलान हो सकता है। अध्यक्ष के लिए संगठनात्मक अनुभव, क्षेत्रीय संतुलन पर बहुत खास जोर है। पार्टी ने जातीय समीकरण को दरकिनार नहीं करने का फैसला किया है। खबर के मुताबिक पार्टी ने कई नामों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया है और इनमें से कोई भी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है। तो सबसे पहला नाम है धर्मेंद्र प्रधान साहब का पहला नाम। ओबीसी समुदाय से आते हैं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री के तौर पर बहुत सफल रहे हैं। संगठन में जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहे हैं, मेहनती हैं, अविवादित हैं और केवल 55 साल के हैं। धर्मेंद्र प्रधान एबीवीपी और संघ की पृष्ठभूमि के नेता हैं। ओडिशा से आते हैं, पूर्वोत्तर का चेहरा भी माना जाता है। अब देखिए अगला नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव भी पिछड़े समुदाय से आते हैं। भूपेंद्र यादव संगठन के आदमी माने जाते हैं, केंद्र सरकार में मंत्री हैं, संघ से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। राजस्थान से आते हैं, पश्चिम का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। अगला नाम है विनोद तावड़े का, तीसरे नंबर पर। विनोद तावड़े अभी पार्टी के महासचिव हैं। महाराष्ट्र से आते हैं, मुंबई के अध्यक्ष रहे हैं। महाराष्ट्र में फडणवीस के बाद बड़ा चेहरा माने जाते हैं। मोदी और शाह के करीबी हैं, 63 साल उम्र है। एक और नाम है सुनील बंसल साहब का, चौथा बड़ा नाम। सुनील बंसल एक बार फिर चर्चा में है और यूपी में संगठन में काफी अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय महासचिव और जमीनी रणनीतिकार है। बंसल की उम्र भी उनके साथ है, वो महज 55 साल के हैं। एक और नाम है मनोहर लाल खट्टर साहब का। रेस में लगातार बने हुए, 10 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। केंद्र में शहरी विकास मंत्री, छवि बहुत अच्छी है, संघ की पृष्ठभूमि है। मोदी उन्हें बहुत पसंद भी करते हैं, लेकिन उम्र उनके आड़े आ रही है, 70 साल पार हो चुके हैं। अगला नाम है शिवराज सिंह चौहान का, जो रेस में सबसे बड़ा नाम है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में कई बार सीएम रहे, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री के तौर पर सफल रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान पिछड़ी जाति से ताल्लुक रखते हैं, संगठन के आदमी माने जाते हैं, संघ की पसंद भी रहे हैं। शिवराज का उम्र भी उनके फेवर में है, महज 65 साल के हैं। तो कम से कम कौन अध्यक्ष हो, कम से कम 15 साल तक पार्टी का प्राथमिक सदस्य रहा हो, वो अध्यक्ष हो सकता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कम से कम 20 सदस्य का प्रस्ताव हो, प्रस्तावक कम से कम 5 राज्यों की नुमाइंदगी करते हो। नॉमिनेशन के बाद वोटिंग से अध्यक्ष चुना जाता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 साल का होता है बीजेपी में और दोबारा 3 साल के लिए अध्यक्ष बन सकता है, यानी अध्यक्ष लगातार 6 साल तक अध्यक्ष रह सकता है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। अब आपको लिए चलते हैं दूसरी खबरों की ओर और आपको बताता हूं कि आखिर पिछले दिनों आपने बवाल देखा जो महाराष्ट्र में हुआ, जो भाषा को लेकर हुआ। तो राज को एक जांबाज ने नसीहत दी है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को हिंदी भाषियों के साथ मारपीट आपने देखी पिछले दिनों। अब राज ठाकरे को प्रवीण तेवतिया साहब ने बराबर से जवाब दिया है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, प्रवीण तेवतिया कमांडो रहे, पूर्व कमांडो, और जो 26/11 अटैक हुआ था उसमें भी आतंकियों के सामने लोहा लिया था। अब प्रवीण तेवतिया ने जवाब दिया है उन लोगों को जो महाराष्ट्र में हिंदी भाषियों के खिलाफ नफरत बो रहे हैं, उन्हें पीट रहे हैं। उन्हें क्या कह रहे हैं प्रवीण तेवतिया, जरा वो देखिए आप। ये है प्रवीण तेवतिया। महाराष्ट्र भाषा विवाद में नया मोड़ लेता जा रहा है ये विवाद।
एमएनएस की गुंडागर्दी का देश भर में विरोध होने लगा है। ताजा विरोध पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने किया है, जिन्होंने 2008 में मुंबई आतंकी हमले में आतंकियों की गोलियां खाई, जिन्होंने जान की बाजी लगाकर 26/11 हमले में आम लोगों की रक्षा की थी। पूर्व मरीन कमांडो प्रवीण तेवतिया ने राज और उद्धव पर हमला बोला है। प्रवीण तेवतिया ने कहा, देश को भाषा के नाम पर न बांटें। मुंबई अटैक के दौरान मैंने अपने सीने पर 4 गोलियां खाई, 4 सांसद, उद्योगपति समेत 17 लोगों की जान बचाई। मेरा एक फेफड़ा और कान खराब हो गया है। मुंबई को आतंकियों से यूपी बिहार के जवानों ने ही बचाया था। तब न राज ठाकरे दिखे, न उद्धव ठाकरे, न मराठी मानुष के कार्यकर्ता, सब चुप थे, कहीं दुबके हुए। आज वही लोग भाषा के नाम पर नफरत फैला रहे हैं, जबकि देश को जोड़ने की जरूरत है। हमें हिंदी पर गर्व है, मराठी पर भी फख्र है, लेकिन देश पहले है। मैं यूपी का रहने वाला हूं, मुझे हिंदी से भी उतना ही प्रेम है जितना मराठी से। जो लोग भाषा को राजनीति कर रहे हैं भाषा की, वो असली देश के दुश्मन हैं। पूर्व मरीन कमांडो तेवतिया उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया 26 नवंबर 2008 की रात उनकी यूनिट को जानकारी मिली कि मुंबई के ताज होटल में आतंकी हमला हो गया है। वो तुरंत टीम के साथ मौके पर पहुंचे और ऑपरेशन में जुट गए। उन्होंने जब ऑपरेशन शुरू किया तो दिमाग में केवल एक ही बात थी कि कैसे लोगों को बचाया जाए। वहां बैठे लोग यूपी बिहार के नहीं थे, पूरे देश के थे, महाराष्ट्र के थे। आतंकियों ने मुझ पर 4 गोलियां चलाई, एक फेफड़े में लगी, 2 पैरों में और एक कान पर। मैं फिर भी डटा रहा। मेरा 6 साल इलाज चला है, आज भी एक फेफड़ा और एक कान खराब है। कमांडो प्रवीण तेवतिया ने 2002 में नेवी ज्वाइन की थी। प्रवीण तेवतिया 2017 में भारतीय सेना से रिटायर हुए। अभी वो दिल्ली हाईकोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करते हैं। उनके बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह भी जाट रेजिमेंट में अफसर रहे हैं। सुनिए जरा प्रवीण तेवतिया क्या कह रहे हैं। दर्द नहीं है ये, एक्चुअल में ये पूरा फैक्ट है। 2008 में भी इस व्यक्ति ने ऐसा ही नौटंकी की थी और यूपी बिहार वालों को एमएनएस के जो सो कॉल्ड वॉरियर हैं उन्होंने ऐसा ही किया था। उनको जगह जगह पर मारा था, पीटा था मराठी को लेकर। और जैसे ही 26/11 हुआ और टेररिस्ट अटैक हुआ, उसके सारे के सारे सो कॉल्ड वॉरियर कार्यकर्ता जो थे वो पिछवाड़े में पूंछ दबाकर दिखाई नहीं दिए। और ये भी खुद दिखाई नहीं दिया, उद्धव ठाकरे दिखाई नहीं दिया, उसकी पूरी फैमिली दिखाई नहीं दी। राज ठाकरे कभी आके इसने एक शब्द नहीं बोला, क्योंकि जो बचाने वाले लोग थे, जो सेना के जो लोग थे, वो मैक्सिमम यूपी बिहार से थे। जो फ्रंट लाइन वॉरियर के रूप में मैं वहां पर रहा, ताज में मैंने जाके पूरा मोर्चा संभाला, टेररिस्ट का सामना किया। मैं खुद यूपी से हूं। तो राजनीति हमको मत सिखाओ, राजनीति को बिल्कुल अलग रखो और भाषा को बिल्कुल अलग रखो। हमें भी प्राउड फील होता है, मराठी एक भाषा है, हमें खुद उसके ऊपर प्राउड है, बट उसका राजनीतिकरण ना करें। भाषाओं के नाम पर अलग अलग जाति, वर्ग, समुदाय, लिंग के आधार पर जो आपस में ही हम हिंदू लड़ते हैं, उससे हिंदू एकता, हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता और संप्रभुता उस पर कहीं ना कहीं आंच आती है। आइए आज एक और खबर आई है, हिला देने वाली खबर है। क्या है खबर कि पैसे लो और धर्म बदलो, बाकायदा रेट कार्ड लगा हुआ है। ये जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है झांगुर बाबा। इन्हें यूपी के बलरामपुर से इनकी गिरफ्तारी हुई है। झांगुर बाबा पर आरोप है कि पूरी रेट लिस्ट बनाई हुई थी इन्होंने धर्म परिवर्तन को लेकर, लाखों रुपए देते थे धर्म बदलने को लेकर। ये जिन महिलाओं को आप देख रहे हैं जिन्होंने धर्म बदल लिया था, हवन कराकर लड़कियों की घर वापसी कराई गई है। इनका मन इसलिए बढ़ा हुआ है क्योंकि इनके पास पैसा बहुत अच्छा आता है। विदेशों से, अरब खाड़ी से, नेपाल से तस्करी करते थे, बड़े पैमाने पे फंडिंग होती है। यूपी में पैसों की लालच से धर्म परिवर्तन कराने का खेल चल रहा था। खास तौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। झांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने बड़ा खुलासा किया। झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। कन्याओं को फांसकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। धर्मांतरण के लिए झांगुर बाबा को करोड़ों रुपए कहां से मिल रहे थे? बाबा का गिरोह कितना बड़ा है? नेटवर्क कहां तक फैला है? योगी की पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। आइए अब आपको बताऊं धर्मांतरण की जो पूरी रेट लिस्ट है, झांगुर बाबा ने क्या रेट लिस्ट तैयार की थी। यह है रेट लिस्ट।
क्षत्रिय लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए धर्मांतरण के, लड़की ब्राह्मण हो तो 15 लाख रुपए, सिख लड़की है तो 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जाति से है तो 10 लाख, दलित तो 8 से 10 लाख और अन्य जाति के लिए 8 से 10 लाख। ये दावा पुलिस का है। ये झांगुर बाबा हैं। धर्म बदलने के लिए लड़कियों को लालच दिया जाता था। हिंदू से मुसलमान बनने के लिए 16 लाख रुपए तक दिए जाते थे। धर्मांतरण कराने वाले झांगुर बाबा को गिरफ्तार किया गया। दावा है झांगुर बाबा पूरे प्लानिंग से हिंदू लड़कियों को टारगेट करता था। मुस्लिम लड़के हिंदू नाम के साथ हिंदू लड़कियों से दोस्ती करते, हिंदू लड़कियों को शादी का झांसा देते, फिर लड़कियों को झांगुर बाबा की दरगाह में ले जाते थे। लड़की पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाया जाता था। लड़कियों को लाखों रुपए देने का लालच दिया जाता था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। लिखा है, बाबा का नाम भी लिखा है ताजुद्दीन, और बुटीक भी चल रहा था इसमें। अब आपको बताऊं, विदेशों से फंडिंग का आरोप भी है कि विदेशों से पैसा भी आ रहा था। यूपी एटीएस ने झांगुर बाबा को यूपी के बलरामपुर से गिरफ्तार किया। जमालुद्दीन उर्फ झांगुर बाबा पर 50,000 का इनाम था। बाबा के साथ नीतू उर्फ नसरीन को भी गिरफ्तार किया है। दोनों के खिलाफ लखनऊ के एटीएस थाने में गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। झांगुर बाबा और गिरोह के सदस्य 40 इस्लामिक देशों की यात्रा कर चुके हैं। बाबा ने 40 से अधिक बैंक खाते खुलवा रखे थे। इन खातों में ही विदेश से पैसे आते थे। दावा है अरब देशों से 100 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। कई खाते फर्जी संस्थाओं के नाम से खुले थे। विदेशों से मिले पैसे का धर्मांतरण में इस्तेमाल होता था। 1 साल के अंदर करोड़ों की संपत्ति खरीदी गई। शोरूम, बंगले, लग्जरी गाड़ियां खरीदी गईं। झांगुर बाबा गजवाए हिंद जैसे एजेंडे को आगे बढ़ा रहा था। बाबा ने शिजर तैयबा नाम से एक पुस्तक छपवा रखी है। इस पुस्तक के जरिए लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता था। इस्लामिक कट्टरता, धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दिया जाता था। एटीएस ने झांगुर बाबा को बलरामपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें रिमांड पर लखनऊ जेल भेज दिया गया और आशंका है कि आरोपी इंटरनेशनल मॉड्यूल का हिस्सा भी हो सकता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर खुद क्या कुछ कह रहे हैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश। टीएफ को यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि उतरौला कस्बा जनपद बलरामपुर में झांगुर बाबा और जमालुद्दीन द्वारा अपने आप को हाजी पीर जलालुद्दीन के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है और इसके द्वारा एक लंबा चौड़ा कन्वर्जन का नेटवर्क चलाया जाता है। कन्याओं को फांस कर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। एसटीएफ द्वारा एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया। उस प्रकरण में 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। इन्वेस्टिगेशन जारी है और भी व्यक्तियों की गिरफ्तारी संभव है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक दिलचस्प खबर है। कई अलग अलग देशों से तस्वीरें सामने आई हैं। फिर आपको बताऊंगा कि आखिर कैसे ये देश के लोग जंगली जानवरों को पाल सकते हैं। 50,000 में पाकिस्तान में शेर पाल सकते हैं, लेकिन तस्वीर देखिए घातक हो जाता है कई बार। ये पाकिस्तान से तस्वीर सामने आई है, जो बाघ जो है वो निकल भागा और 3 लोगों पर हमला कर दिया। ये देखिए फांदा है ऊपर से दीवार से और उसके बाद 3 लोगों पर हमला कर दिया। अगली तस्वीर देखिए, ये लीबिया की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। लीबिया में भी पाला गया था बाघ और उसके बाद देखिए किस तरह से हमला कर दिया। आइए अब आपको बताऊं, इन देशों में खास नियम है शेर और बाघ पालने के। अलग अलग देशों में बाघ और शेर पाले जा सकते हैं, भारत में ये नियम नहीं है। शेर, चीता, बाघ जैसे जंगली जानवरों को पाकिस्तान में पाल सकते हैं। पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सरकार ने वन्य जीव अधिनियम 1974 में संशोधन किया, जिसके बाद जंगली जानवरों को पालने की छूट दी गई। शेर, बाघ को कुछ शर्तों के साथ रख सकते हैं। जंगली जानवर रखने के लिए 50,000 की फीस देनी होती है। इन जानवरों को घर के अंदर रखने की अनुमति नहीं है। जानवरों को शहर की सीमा से बाहर रखना होता है। सोशल मीडिया पर जानवरों को दिखाने पर प्रतिबंध है। अमेरिका में देखिए रूल क्या है। शेर, चीते जैसे कई जंगली जानवरों को रख सकते हैं और 12 राज्यों में 5,000 से ज्यादा चीते घरों में रखे गए। 15 राज्यों में लोग घरों में लोमड़ी पाल सकते हैं।
दुबई के शेख कई बार शेर बाघ के साथ देखे जाते हैं तस्वीरों में। 2017 से पहले लोग परमिशन के साथ ऐसे जानवरों को रख सकते थे। 2017 में सरकार ने ऐसे जानवरों के पालने पर रोक लगा दी। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने आदेश दिया कि शेर, चीता, बाघ या कोई भी जंगली जानवर रखने पर भारी जुर्माने के साथ जेल की सजा होगी। भारत देखिए, शेर, बाघ, चीते जैसे जानवर यहां नहीं पाल सकते। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत जंगली जानवरों को निजी तौर पर पालने की मंजूरी नहीं है। जंगली जानवरों को सर्कस या दूसरे काम में इस्तेमाल करने पर इसके लिए कानूनी मंजूरी लेनी पड़ती है। जंगली जानवरों को चोरी छिपे रखने पर सजा के साथ जुर्माना देना होगा। यह है अलग अलग देशों में नियम। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब आसमानी आफत से जो तबाही आई है उसकी बात करते हैं। अमेरिका से चीन तक तबाही देखने को मिल रही है बारिश और बाढ़ से। ये देखिए चीन की तस्वीर। चीन में देखिए जरा, सैलाब आया है, उसके बाद हालत देखिए। अगली तस्वीर देखिए जरा, ये भी चीन की तस्वीर आप देख रहे हैं। चीन में इस कदर बाढ़ बारिश जैसी हालात आप देखिए, सारा सामान बह रहा है, घर का फर्नीचर बह रहा है। अगली तस्वीर देखिए, अमेरिका की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। पूरा घर देखिए पानी में बह रहा है। और आइए अब बारी है आज के सूत्र की। हर बच्चा एक कलाकार होता है। परेशानी यह है कि बड़े होने के बाद भी हम कलाकार कैसे बने रहें, क्योंकि बचपन में हम गिरने से घबराते नहीं और नई चीजें करने से कतराते नहीं। जिंदगी का यह सूत्र दिया महान कलाकार, पेंटर और मूर्तिकार पाब्लो पिकासो ने। पिकासो का जन्म 1881 में स्पेन में हुआ। उन्हें बचपन से ही पेंटिंग का बड़ा शौक था। शुरू में दोस्तों की पेंटिंग बनाते थे, थोड़ा बड़े हुए तो आसपास की चीजों और अत्याचारों को लेकर चित्रकारी करने लगे। वो स्पेन से फ्रांस तक अलग अलग कई जगह रहे, अपनी कला को संवारने में निरंतर जुटे रहे। एक बार पिकासो कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में उनकी एक प्रशंसक मिल गई। उसने पिकासो से एक पेंटिंग बनाने का अनुरोध किया। पिकासो बोले, अभी मेरे पास पेंट ब्रश जैसा कुछ नहीं है, बाद में बना दूंगा। लेकिन लड़की पेंटिंग के लिए जिद करती रही। कहा क्या पता आप दोबारा ना मिल पाए। तो पिकासो ने जेब से कागज निकाला और पेन, उसके बाद 10 सेकंड में पेंटिंग बना दी। पिकासो ने कहा ये लो, लाखों डॉलर की पेंटिंग। लड़की को लगा पिकासो मजाक कर रहे हैं। बाद में जब उसने पेंटिंग को बेचा और सेल पर लगाया तो उसे लाखों डॉलर में खरीदने को लोग तैयार हो गए। लड़की फिर से पिकासो को खोजते हुए उनके पास पहुंच गई। कहा मुझे भी यह कला सिखाइए जिससे कुछ सेकंड में लाखों डॉलर कमाए जा सकें। पिकासो बोले, 10 सेकंड वाली पेंटिंग बनाने में मुझे 30 साल लगे। तुम भी ऐसे ही सीख सकती हो। जिंदगी में 13,000 से ज्यादा पेंटिंग बनाने वाले पिकासो ने कई अहम सूत्र दिए, जिनमें एक खास था और वो था, कामयाबी या मंजिल तो आसानी से मिल जाती है, लेकिन उसे हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत, तपस्या और संघर्ष की जरूरत होती है। बहरहाल जहां से जो बेहतर और अच्छा मिले उसे अपनाएं। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखें। ये भारत की बात है में इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH